बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जी व्यूअर्स, मेरे अकब में अगर आप देख सकते हैं तो ये लिखा हुआ है नेस्ला टावर। नेस्ला टावर भी बोला जाता है और नास्ला टावर भी इसे बोला जाता है। बिल्कुल, नास्ला टावर इस वजह से मशहूर है कि एक जजमेंट आने के बाद जो इंक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शंस हैं कि इस नास्ला टावर को गिराया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू करेंगे। नास्ला टावर के मकीनों से गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे उनसे कैसे देखते हैं और अदलिया की जो फ़ैसला है उसको किस तरीके से रिव्यू में जा रहे हैं और इनके इस फैसले से इन यहाँ के रिहाइश मकीनों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ में यहाँ के जो बिल्डर हैं, ओनर हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये नास्ला टावर बनाने वक्त कानूनी जो चाराजोई थी, जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको किस तरीके से मुकम्मल किया गया। आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, एक बोर्ड है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उन एसोसिएशन के अहदेदारों से भी पूछेंगे कि इस तमाम तर जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर वो क्या कानूनी या जो तमाम तर जो स्टेप्स हैं वो कैसे उठाए जाएंगे और उस पर वो क्या राय रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम नास्ला टावर के नाम और जानेंगे यहाँ के इलाके मकीनों के मामलात और उनकी यहाँ के इलाके मकीनों के मसाइल। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये नास्ला टावर के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के मामले पर जो ये मामला अब उठा है और यहाँ के इलाके मकीन जो हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और वो सरापा एहतजाज हैं। आइए, कुछ ख़वातीन मौजूद हैं मुख्तलिफ़ घरों से, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो इस मामले को कैसे देखती हैं। मैडम, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। क्या समझती हैं आप लोग कि ये जो फ़ैसला हुआ है उसके बाद कितनी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हुई हैं आप लोग? हम तो यहाँ जब से ये फ़ैसला सुना है हमारी तो नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पिछले 4 साल से रह रहे हैं और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स और एनओसीज़ वगैरह देखे हुए हैं और सारे लोग ये गवाही दे रहे हैं कि हमने ये सब देखे हुए हैं। सब तो झूठ नहीं बोल सकते, सब यही कह रहे हैं कि हम यहाँ रहने के लिए आने से पहले ही हमने सारी एनओसीज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए थे, सारे ही बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद हमने यहाँ रहाइश का आगाज़ किया और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी रिव्यू गई हुई है वहाँ पर, तो हम पर नज़र षानी की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। आप कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पड़ती हैं? ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स हो गए हैं। क्या समझती हैं कि इस फ़ैसले के बाद क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं आपके? बस ये हम तो ये चाहते हैं कि हमारा घर हमसे ना लिया जाए और अगर आप इनको लगता है, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमसे ना छीनी जाए हमारी छत, और अगर इनको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ये नाजायज़ है, जो भी है, तो हमें हमारी करंट वैल्यू वो दे दें, हम घर खाली कर देंगे 10 दिन में। लेकिन हमें हमारी करंट वैल्यू हमारे हाथ में दें तो फिर हम घर खाली करने को तैयार हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम खाली नहीं करेंगे, हमारे फ़ैसले पे, इनके फ़ैसले पे खुद ये नज़रसानी करें, बस ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम तो परदेश छोड़ के अपने देश में हैं, तो हम तो समझ रहे हैं कि अब तो हमारा देश सेफ़ ही नहीं है। हम तो परदेश मतलब कहाँ से आए हैं? हम ज़ाम्बिया से आए थे। ज़ाम्बिया से आए थे। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए? तो हमने घर लिया, इतने टाइम लगाया, किस्त तक भरी, सब किया, अब जाके घर अपना हुआ है, तो फिर अब जाके हमको बोला जाए कि ये घर अब ना इलीगल है, ये है, वो है, तो फिर ये तो गलत बात है। हम सबके लिए, हम अपने लिए, सबके लिए बोल रहे हैं कि किसी के भी घर ना छीना जाए और बस हमारे फ़ैसले पे, इनके फ़ैसले पे नज़रसानी की जाए और बस हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला कर दें, बस ये है। चलिए, आप मोहतरमा कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं भी तकरीबन 4 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी, पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं आप? मैं MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। MBBS फाइनल ईयर से हैं। MBBS स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट MBBS, स्टडी में कितना फ़र्क पड़ता है आपके इस मामले पे? देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको फुल टाइम देना होता है अपनी स्टडी को, लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसमें स्ट्रेस इतना है कि आप बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा। अब यही आके सोचते हैं, हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि अब हमारे क्या होगा, हमारे घर हम पे से हमारी छत छीन ली जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे। तो ये बहुत एक मुश्किल वक्त है हमारे लिए। क्या अपील करेंगे आप चीफ जस्टिस से और दीगर मुतल्लिका हुकाम से? मेरी यही अपील है कि यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी बिल्डिंग को भी रेगुलराइज़ किया जाए जिस तरह बाकी जगहों को रेगुलराइज़ किया गया है, ताकि हमारी छत पे, हमारे सर पे हमारी छत जो है सलामत रहे। कितने लोग यहाँ पर आबाद हैं? यहाँ पे तकरीबन 44 फ्लैट्स हैं, तो इतनी फैमिलीज़ हैं।
44 फैमिलीज़ आर लिविंग हियर। एक और अम्मा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या मामला है ये तमाम तर सूरत हाल में? आप क्या समझती हैं ये जो नासला टावर के हवाले से फ़ैसला है? बेटा हमेशा अच्छे की उम्मीद रखती हूँ और अब भी अच्छे की उम्मीद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो सब देखो अच्छे काम और नेकी की हिदायत या बेहतरी की ये सब तौफीक अल्लाह देता है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अच्छे की उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह। कितने अरसा हुआ है यहाँ पर रहते हुए? हमें ये 4 साल होने वाले हैं, अगले महीने में 4 साल हो जाएंगे। जी, नस्ला टावर के मकीनों के साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो फ़ैसला आया, फ़ैसले के बाद ये क्या सोचते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर? इन्होंने कैसे प्लॉट लिया, किस तरीके से ये फ्लैट लिया, कब से आबाद हैं और इनका क्या मौक़िफ़ है, इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर इलाका मकीन है, कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर? मैं यहाँ 2017 में मैंने ये यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की है और 2017 से लेकर अब तक यहीं पे हैं और हमने इसकी बुकिंग कराई थी 2013 में और वहाँ से लेके अब 2017 तक ये कंस्ट्रक्शन होती रही और इसके बाद हमने ये जो है ना 2017 में यहाँ आए और यहाँ मुकीम हुए। अच्छा, तो ये जो फ़ैसला आया और जब आपने खुद भी देखा होगा, जज किया होगा, क्या राय रखते हैं इस तमाम? देखा तो 2013 में जब हमने ये बुकिंग करने आए तो हमने इसकी वेरिफिकेशन की, चेक किया कि डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिखाए और इवन हमने अपने रिसोर्सेज से भी चेक किए कि ये जो नस्ला टावर कंस्ट्रक्शन हुई है ये किस हद तक सही है। तो वहाँ से जब सेटिस्फेक्शन हुआ इसके बाद हमने ये यहाँ पेमेंट करनी शुरू की। अच्छा, तो कितने अफराद हैं आपके जो यहाँ आपके साथ रहते हैं? हमारी बिल्डिंग में 44 फ्लैट्स हैं टोटल जो यहाँ पे फ्लैट्स हैं। इसके अलावा जो रिहाइश पज़ीर है आपको तो पता है ना, सब अपने अपने घरों में होते हैं। आई डोंट नो कितने हैं लेकिन मोस्टली ऑक्यूपाइड है। तो अब क्या अपील करेंगे मुतल्लिका हुकाम? बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे मुतल्लिका हुकाम से, हमारे चीफ जस्टिस साहब से कि हमने रिव्यू पिटीशन के लिए रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें अलाउ करें, हमारे डॉक्यूमेंट देखे जाएं, हमारे डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जाए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको ज़रूर आप पकड़ें और उसको जो है ना सज़ा दें। लेकिन हमें एटलीस्ट देखें, मैं एक जॉब करता हूँ और जॉब करने वाला आदमी किस तरह से पैसे बचाता है और किस तरह से ऐसे महंगे घर ले सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये करा दिया। अब जब यह हो गया तो अब इसके बाद ये 4-5 साल के बाद हुकूमत का फ़ैसला आ गया कि भाई ये इलीगल है। तो उस वक्त जब कंस्ट्रक्शन हो रही तब तक कोई नहीं आया, अब वो कह रहे इलीगल है तो और इसको डेमोलिश करो। अब हम कहाँ जाएंगे भाई और किस तरह हम अपने घर लेंगे? हमें या तो वो चीफ जस्टिस साहब को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे कि हमें इसका नेमुल बदल दें, हमें पैसे उतने मिल जाएं कि हम दूसरी जगह ऐसे ही घर ले सकें या यहीं पे कोई हमें परचेज़ करवा दें। अदरवाइज़ मुमकिन। हाँ, आप भी यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। हमने आपको देखा है कि आप किसी मशीन की मदद से सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं। जी, बाहिम्मत शख्सियत हैं आप। तो फरमाइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं और जब आपने ख़रीदा तो उस वक्त क्या पोजीशन दिया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने यहाँ 2013 में बुकिंग करवाई थी और बुकिंग के बाद ये इसको तकरीबन 3 से 4 साल लगे बनने के लिए। तो जैसे ये बनता रहा मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहा और जैसे ये कंप्लीट हुआ 2016 के एंड में 2017 के स्टार्ट में, तो मैंने अपना सारा मामलात वाइंड अप करके बाहर से मैं कराची शिफ्ट हो गया और कराची शिफ्ट होने के बाद मैं इसी फ्लैट में आके रहने लगा। तकरीबन कमोबेश 3.5-4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो फैमिलीज़ हैं हम एक साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और जस्ट सडनली हमें ये पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग जो है वो इलीगल है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इसको ऑर्डर किया है कि इसको गिरा दिया जाए और साथ में ये भी ऑर्डर दिया है कि बिल्डर आपको 3 महीने में पेमेंट वापस करेगा। मैं खाली इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि सर एंड यूज़र का कोई कसूर नहीं होता है।
सज़ाएं मिलनी चाहिए तो ऊपर से मिलनी चाहिए, नीचे से नई शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज़र हमेशा नुकसान उठाता है। और इसकी वजह यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़े लोगों को नज़रअंदाज कर देता है। मैं लिहाजा ये गुजारिश करूँगा कि हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और इसके लिए प्लीज़ मोहतरम जज साहब से हमारी पूरी उम्मीदें हैं और हमारे को यकीन है कि वो हमारी सुनेंगे और इसको देखेंगे और इसके ऊपर एक अच्छा फ़ैसला देंगे और इंशाअल्लाह ताला सुरखुरियत वाले मामलात होंगे इंशाअल्लाह। एक और शख्सियत भी मौजूद है यहाँ पर, रिहाइश पजीर हैं, अगर आप भी आ जाएँ। कितने अरसे से आप यहाँ पर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिलाल इब्राहिम है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मेरे को तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हो गए यहाँ रहे हुए। दूसरा ये कि देखिए जो भी कोई फ़्लैट लेता है तो सारी दस्तावेज़ात देखता है, एनओसी, बिल्डिंग की नक्शे का, प्लॉट का सारा सिस्टम, जितने तकरीबन 16-17 चीज़ें देखने के बाद, हर चीज़ क्लियर होने के बाद हमने इस फ्लैट को ख़रीदा। मेरी जगह कोई और होगा वो भी यही सोचेगा, वो देख के हमने लिया। ठीक है, लेने के बाद अभी 4 साल बाद, 3.5 साल के बाद एकदम से ये हमारे ऊपर एक तरीके से बम ही फोड़ दिया और कि ये बिल्डिंग नाजायज़ है और नाले पे बनी हुई है। ठीक है, हम यहाँ के मकीन हैं, सब बहुत परेशान हैं, बच्चे भी हमारे सारे परेशान हैं, वालिद साहब। और आप देखें, ख़ुद सोचें किस तरह से पैसे जोड़ के इंसान एक फ़्लैट ख़रीदता है। ठीक है, कमेटियाँ डालता है, कहीं से लोन लेता है, बैंक से लेता है। आज अगर हमारे पास अब ये हो गया तो हम कहाँ जाएं, बताएं आप। दूसरी बात ये है कि हम ज़हनी तौर से हमारे बच्चे इतनी अजियत में हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बच्चों के जहन में ये नकूश हो गया लाइफ टाइम तक कि इस तरह बिल्डिंग टूटती है। आप खुद सोचें इस चीज़ को। और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से हमारी गुजारिश है, हमारे प्यारे हैं, इज़्ज़त माब है, इंशाल्लाह ज़रूर हमारे इस रिव्यू पिटिशन को वो सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है, देखिए हम भी सब उनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी उनके बच्चे हैं, वो ख़ुद इस बारे में गौर व फ़िक्र करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोई फ़ैसला करेंगे और हमें उनसे पूरी उम्मीद है वो ज़रूर अच्छा फ़ैसला करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देख, उन्होंने हमसे कहा है कि जी अगर खुदा ना खास्ता खुदा, कोशिश तो होगी कि हम, अल्लाह करे फ़ैसला ऐसा है कि हम यहाँ से जाएँ ना, हम यहीं रहें, वापस सारे हमारे ख़ानदान वाले खुशहाल होकर खुशी से यहाँ रहें। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर बिल्डर आपको पेमेंट करेगा। देखिए बिल्डर, ये पाकिस्तान है, सच्ची बात है, यहाँ कौन पेमेंट करेगा? कोई भी पेमेंट नहीं करता। यहाँ तो जो हो गया उसके बाद किसी को पेमेंट नहीं मिलती। दूसरा ये है कि अगर हम बाहर की कंट्री में होते तो देखें वो पहले अपने जो रहने वाले अलॉटी होते हैं ना, वो उनको पहले पे करते हैं कि हमारी पब्लिक परेशान ना हो। उनको पेमेंट करने के बाद फिर वो जाने, बिल्डर जाने, मुताल्लिका इदारे जाने। इतने बड़े बड़े देखें इदारे बैठे हुए हैं, इन इदारों को अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये काम तो होते रहेंगे ना, ये काम तो ख़त्म होंगे नहीं कभी भी। पहले उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनके एसेट चेक किए जाएँ, उनके सासे चेक किए जाए। एक मामूली सी क्लर्क को आप देख लें, उनकी शाहाना ज़िंदगी है। इनके सासे चेक किए ये इनके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले और मुतल्लिका हुकाम से। जी हाँ, आप क्या अपील करेंगे मुतल्लिका हुकाम से कि आपके इस मसले का हल कैसे निकालें? भाई देखें, हल तो ये है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे हिसाब से तो पूरी है, ठीक है। और अगर उन्होंने कोई गलत बयानी की है या कुछ भी गलत किया है तो उनको करारा सज़ा दी जाए, ठीक है। और हमारे को इस जहनी टॉर्चर से खुदाया निकाला जाए, मेंटल टॉर्चर से निकाला जाए। ये इलाका मकीन है, इनकी गुफ्तगू आपको सुनाई कि ये जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं वो क्या कहते हैं। तो मौक़िफ़ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम स्टेक होल्डर्स का शामिल करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नासला टावर के ओनर, जो बिल्डर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी गुफ्तगू करते हैं। अबू बकर इनका नाम, इनसे पूछते हैं कि नासला टावर जो बना उसमें किस तरीके से इस तमाम तर मराहल को कानूनी तौर पर फेस किया गया और कि किन किन इदारों से ये नासला टावर की फ़ाइल मुकम्मल होने के बाद आज जो है वो बिल्डिंग मौजूद है।
अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकालने का। नासला टावर कब इस्टब्लिश करने का ख़्याल आया, कितना अरसा लगा कानूनी NOCs और दीगर चीज़ों में? अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर अर्ज़ कर रहा हूँ, नासला टावर का ओनर। मेरे फादर ने ये बिल्डिंग बनाई है और अब मैं इसको ओन कर रहा हूँ। वो अभी बीमार हैं तो आ नहीं सकते, तो मैं ही हर जगह पे जा रहा हूँ। हमने ये 2005 में प्लॉट ख़रीदा था सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के थ्रू, और ये एक्चुअली हम चौथे ट्रांसफ़र हो चुके थे, चौथे हम ओनर थे। तो हमने रेजिडेंशियल टू कमर्शियल के लिए सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को फॉरवर्ड किया केस कि हमें ये रेजिडेंशियल टू कमर्शियल करवाना है। लिहाजा उन्होंने हमारे डिजिटल यहाँ पे मेजरमेंट की प्लॉट की, तो उसमें 77 स्क्वायर यार्ड एक्सेस आया, जिसकी हमने मार्केट वैल्यू से उस टाइम 2007 में हमने उनको पेमेंट की 5 मिलियन की, और हमें ये ज़मीन दी गई। फिर मुख्तलिफ़ इदारों ने जैसे कि CDG के मास्टर प्लान, उन सब से हमें ये प्लॉट नया एक्सट्रैक्ट और साइड प्लान इशू हुआ 1121 गज़ का एक्स्ट्रा लैंड के साथ। फिर हमने मास्टर प्लान में कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उसको फॉरवर्ड किया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जब उसको फॉरवर्ड किया तो मास्टर प्लान ने उसको अप्रूव किया रेजिडेंशियल इनटू कमर्शियल अपनी फ़ीस लेने के बाद। उसके बाद हम SBC गए, SBC में हमने बिल्डिंग की अप्रूवल कराई, जहां हमें ग्राउंड प्लस 15 की अप्रूवल मिली, और हमने ये फिर 2013 में काम शुरू किया। बिल्डिंग बनी तमाम इदारों से, इससे जो भी हैं 18 NOCs लेने के बाद हमने ये बिल्डिंग तामीर की। फिर कंप्लीशन का टाइम आया तो हमने कंप्लीशन के चालान सबमिट कराए। तो SBC ने हमें कहा कि ये सू मोटो एक्शन पे, चीफ जस्टिस साहब के कहने पे हम आपको कंप्लीशन नहीं दे सकते, अभी ये आपको वेट करना होगा। फिर ये अचानक से ऑर्डर आता है कि बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए। तो यहाँ पे तमाम अलॉटीज़ के साथ हम यहाँ एक हफ़्ते से बैठे हुए हैं, और हमारी गुजारिश यही है तमाम अथॉरिटीज़ से, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से, कि इस रिव्यू को सुना जाए और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तमाम अथॉरिटीज़ को कोर्ट में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये ज़मीन कैसे अलॉट की गई। तमाम दस्तावेज़, ट्रायल हो, एविडेंस हो, फिर जाके फ़ैसला हो, कमेटी बनाए। लेकिन हमारी एक यही शिकायत है कि किसी अथॉरिटी को नहीं बुलाया गया, और ना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जिसने ज़मीन अलॉट की उसको भी नहीं बुलाया गया। आप उनको बुला के पूछें तो सही, उन्होंने किस कानून के तहत हमें ये ज़मीन दी है। और ये मेरा सिर्फ नासला टावर का नहीं, इस लाइन में पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक सामने पट्टी में 39 प्लॉट्स को 1958 में ज़मीन अलॉट की गई है एक्स्ट्रा लैंड। तो फिर नासला टारगेट सिर्फ क्यों? सभी की ज़मीन अलॉटमेंट की गई है, तो इसका मतलब तो सबकी ज़मीन जो सिंधी मुस्लिम ने अलॉटमेंट की गई है सभी गलत हैं। तो हमारी बार बार गुजारिश, इल्तिजा यही है, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब इस फैसले पे नज़रसानी करें और इस बिल्डिंग को टूटने से बचाएं। हमारे साथ यहाँ पे 43 ख़ानदान साथ हैं जो कि बर्बाद हो जाएंगे इस फैसले पे। तो लिहाजा यही अपील है बार बार हाथ जोड़ के कि हमारी गुजारिश सुनी जाए और इस पे नज़रसानी की जाए। इसमें आप कानूनी तौर पर रिव्यू में जा रहे हैं? कानूनी तौर पे बिल्कुल हमने रिव्यू फ़ाइल किया हुआ है, और हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंसाफ होगा। और हमने 100% सारी NOCs लेके ये बिल्डिंग बनाई है, इसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम बार बार कोर्ट से हमारे वकला यही अर्ज़ कर रहे हैं कि तमाम लोगों को बुलाया जाए और पूछा जाए, ट्रायल हो, एविडेंस हो, फिर जाके फ़ैसला हो। तो बराए मेहरबानी हमारी अपील को सुना जाए। थैंक यू। ये बिल्डर हैं नासला टावर के, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी जो आपकी खिदमत में रखी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस जो बिल्डिंग है नासला टावर के हवाले से। जी, नासला टावर के हवाले से जो एक ग्रीवेंसेस हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के, उस तमाम तर सूरत हाल में जो आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मोहसिन शेखानी जो साबिक सदर हैं आबाद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये जो मामला है उस पर उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया शेखानी साहब, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ये मामला क्या है बेसिकली? आप ख़ुद भी रिव्यू के मामले में जाना चाह रहे हैं, अल्दो दिस इज़ सब जुडिस मैटर, लेकिन आपकी क्या राय है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, एक डिसीशन इसका ऑलरेडी आ गया है और हम उस डिसीशन पे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिव्यू वगैरह इसकी फ़ाइल हुई है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो कराची में इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, और चीफ साहब बिल्कुल कराची के लिए बेहतर सोच रहे होंगे और चीज़ें उन्होंने हमेशा बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन पर्टिकुलर ये वो बिल्डिंग है जो आबाद का मेंबर है।
और हमारा मेंबर होने के साथ साथ इनकी सारी अप्रूवल भी ली हुई हैं। और हमारे जितने भी मेंबर हैं आबाद के, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि टैक्स पे हो, आबाद का ज़मीन उसकी सही हो, उसके हम जो बुक कहती है, जो आपने एक कानून बनाया है, एक्ट बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो करें। और उस किताब को फॉलो करते हुए हम सारी एनओसीज़ भी लेते हैं। उसमें आप समझे कोई साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं हमें, उसके बाद जाके प्रोजेक्ट शुरू होता है। इनका भी इसी तरीके से हुआ और एक सो मोटो एक्शन हुआ और उस पर कहा गया कि ये प्रोजेक्ट नाले पे बना हुआ है। हमने भी कोई एतराज़ नहीं, अल्लाह ना करे कोई भी बिल्डर गलत काम करेगा तो उसके साथ नहीं हम सपोर्ट कर सकते। और बाज़ जगहों पे होती है, गलतियां भी होती है, तो उनको हम बैकअप नहीं करते। जब ये सर्वे हुआ कमिश्नर का तो ये पता चला नाले पे नहीं है। और ये बिल्डिंग का जब नहीं था तो कमिश्नर साहब ने उस पर रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद उनको कुछ डांट भी पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद जब सेकंड स्टेप आया दोबारा तो इस पे ये कहा गया कि इसके ने जो ओरिजिनल लीज थी वो 780 गज़ पे थी, जो 1953 में थी। और ये फिर कैसे 1100 कुछ गज़ कैसे हो गया। तो उन्होंने फिर बेसिकली इसके लिए तो हम ये समझते हैं कि जिन्होंने प्लॉट दिया, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बेसिकली जहाँ आप खड़े हुए, तो जिन्होंने प्लॉट दिया उनको बुलाना चाहिए। मीन्स दिस इज प्राइवेट लैंड, पब्लिक लैंड नहीं? नहीं, पब्लिक लैंड नहीं है। सोसाइटी सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है और एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और 1953 की रजिस्टर्ड है, मतलब उससे पहले की होगी। 1953 में तो अलॉटमेंट दी है उन्होंने और उन्होंने वो ज़मीन दी थी। फिर हमने खुद भी सिंधी मुस्लिम को एक लेटर लिखा, भाई पूछा, तो उन्होंने सब लिख के दिया कि 780 गज़ ये पुराना लैंड थी जब ये अलॉट हुई थी। इसके बाद रोड ये 280 फीट का था। जब ये रोड बना और इसकी प्लानिंग हुई तो इस 240 फीट पूरा रोड शारा फैसल हमने फिक्स किया और इसमें 40 फीट जो लैंड थी, 20 फीट एक तरफ फ्रंट पे जो थे उनको दी, 20 फीट सर्विस रोड के साथ जो प्लॉट थे उनको, तो दोनों पूरी रो को उन्होंने ये प्लॉट दे दिया। और 70 गज़ जब ये अप्रूवल हो रहा था तो मास्टर प्लान ने जब डिजिटल सर्वे किया तो 70 फीट और एक्स्ट्रा थी, उसकी भी पेमेंट ली और फिर ये हुआ। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सारे, हमने जिससे प्लॉट लिया पेमेंट भी ली और चीज़ें भी दी। तो इंक्रोचमेंट का हम समझते नहीं कोई जिक्र आता हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमने उनको लेटर लिखा, उन्होंने लेटर में सबको बताया कि किस आदमी को हमने कितनी लैंड दी। कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ? ये कंप्लीट हुआ है 4 साल पहले और 2005 में ये शुरू हुआ। 2007 में इन्होंने 5 में लेने के बाद कमर्शलाइजेशन कराया। कमर्शलाइजेशन के लिए कन्वर्जन फ़ीस भरी जाती है। मास्टर प्लान ने पूरा प्रोसेस किया। उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गए, वहाँ उन्होंने सारी 16 एनओसियाँ ली और सारी एनओसियाँ लेने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये 2021 चल रहा है तो 16 में 17 में इन्होंने पोजीशन दिया, इसका कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग। कितनी मालियत का है इस वक्त ये? देखिए उस वक्त तो ये अपार्टमेंट इन्होंने 1 करोड़ रुपए का बेचा था तकरीबन, और अभी ये 3.5-4 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट होगा। देखिए आबाद आज क्यों खड़ा है, बाज़ लोग पूछते हैं कि भाई आपका इस केस से बेसिकली अगर ये हम इसलिए करें कि अगर जो अप्रूवल और जो बुक को फॉलो करेगा और हम अगर अप्रूवल लेंगे और आज अगर इस बिल्डिंग को टूट जाना है, मतलब कोई चीज़ सही होने के बाद भी, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो एसोसिएशन को काम ही नहीं करना चाहिए, हमें काम भी छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि जब बिल्डिंगें इस तरह टूटेगी जिसकी मैंने अप्रूवल कराई है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, जिसको आपने कानून बनाया है, तो हमें बताया जाए कि हम किसके पास से अप्रूवल कराएं। ये अगर सही नहीं है, सिंध गवर्नमेंट सही नहीं है, तो हमें बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट से कराएं। आप बताएं कोई सुप्रीम कोर्ट से करवा लें, आप बोले कहीं फेडरल कोई गवर्नमेंट है, कोई एक इदारा एक दफ़ा में बताएं जहां से अप्रूवल होने के बाद में ये इशू पब्लिक का नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये लोग तो सब हमारे, आज एक प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट टूटने शुरू हो जाएंगे, लोग हमारे घर पे आएंगे तो हम फिर वो कारोबार ही नहीं कर सकते, ये एक्टिविटी नहीं होगी, ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हम इस इंडस्ट्री के लिए खड़े हुए, हम नहीं कहते चीफ साहब को कि कोई हम कहते हैं कि जहाँ कोई गलत है, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज कराची में हमसे ज़्यादा हो रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी हमसे ज़्यादा है। बहरिया टाउन को रेगुलाइज़ किया आपने,
और बाकी इस्लामाबाद में बनी गाला रेगुलाइज वे हर चीज़ हर जगह हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसको रिव्यू होना चाहिए। ये लोगों को ये रोड पे आ जाएंगे, ना बिल्डर पैसे दे सकेगा और ना ये ऐसी पोजीशन होती है। उसने तो कंस्ट्रक्शन कर दी, करोड़ रुपए का बेचा होगा, 25 लाख रुपए कमा लिए होंगे, तो उसने तो कमाए हुए, उसके साथ 4 पार्टनर हो गए, पैसे भी दे दिए होंगे। तो अब सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। हमें देखना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं, यही रिव्यू क्या है, यही अपील हम चीफ साहब से भी करते हैं। हम तो इस इंडस्ट्री के हवाले से खड़े हुए हैं यहाँ, और हमें खड़ा होना चाहिए जब हम एक एसोसिएशन है। तो एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे एनओसीज लेने में और इस तमाम तर चीज़ों में कितना टाइम लगता है अमूमन? देखिए, प्लॉट लेने से फाइनल अप्रूवल लेने तक तो तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। 2 साल लग जाते हैं। तो अब 2 साल जो एक कानूनी तौर पर शेल्टर लेने के लिए ड्यू अबाइडिंग सिटीज़न जाता है, और उसके बावजूद अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है, तो आप क्या समझते हैं मुतल्लिका इदारों को कैसे बेहतर करना चाहिए सिस्टम को? देखिए, मुतल्लिका इदारों को तो सबसे पहले तो चीफ साहब को बुला के पूछना चाहिए कि इन इदारों ने कहाँ फेलियर किया है। कोई भी इदारे हैं जिसको आपने बुक के हिसाब से बनाया, उन सबको आपको बुलाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो डेफिनेटली उसको सज़ा होनी चाहिए। हमने गलती की तो हमें भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं की तो उसकी चीज़ें देखिए, आज के दौर में इतना प्रॉब्लम हो गया इस इंडस्ट्री के साथ, 2-2 साल नहीं होने चाहिए। ये 15 मिनट में, मैं समझता हूँ 15 दिन में अप्रूवल हो जाने चाहिए। अगर इंडस्ट्री को आपको देखना है तो हर आदमी जब फाइल पे बैठता है तो वो कहता है कि मैं साइन कर रहा हूँ, तुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसे हालात आपने क्रिएट कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं जो मुतल्लिका गवर्नेंस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वफाक में हो, अपर हाउस में हो या लोअर हाउस में हो, इंक्लूडिंग प्रोविंशियल असेंबलीज़, तो आपकी उनसे कोई गुफ्तगू हुई है इस मामले पर? कोई उनकी जानिब से कोई रिलीफ देने के लिए या कोई मामला हुआ है? देखिए, सब लोग जो अपोजिशन में होते हैं या बाहर होते हैं ना उस वक्त गवर्नमेंट से, वो तो बहुत अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है। जब वो खुद सीट पे आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो चेंज होता है, तो वही हालात हो जाते हैं। तो हमें देखिए, ये इदारों का फेलियर है। हमें आपको पॉलिसीज़, डिजिटलाइजेशन और लोगों को सिस्टम बना के देना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि हम मास्टर प्लान के साथ साथ इन सब इदारों को कैसे बेहतर करें। हम कहाँ पे ले जाएंगे शहर को? शहर का जब सेंसस ही पूरा नहीं होगा, इस शहर को 1 करोड़ 60 लाख का हम कहेंगे, जहाँ 3 करोड़ है, तो फिर काम ही नहीं होगा। बेसिक चीज़ों को आप लेके उन चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है, उनको हम डिस्कस नहीं करते। तो ये जब तक चीज़ें, एक घर में अगर 10 आदमी और 5 लोगों का वसाइल होंगे तो 5 भूखे रहेंगे और किराई होगी। तो जब 10 लोग हैं तो 10 लोगों के हिसाब से सब चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आपका पानी, बिजली, गैस, यूटिलिटीज़, सिटीज़ तो बेहतर होगा। आप वहाँ से शुरू करेंगे तो बेहतर होगा। नेमतुल्लाह खान ने एक पिटीशन की थी जिसमें सारे केस जॉइंट हो जाते हैं। उन्होंने यही कहा था, चाइना कटिंग, पार्कों पे कब्ज़ा, रोडों पे कब्ज़ा, एमिनिटी प्लॉट पे कमर्शियल, तो वो चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद है और ये नए काम शुरू हो गए। तो हम कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं शहर बेहतर हो। हमारे भी बच्चे यहाँ आके खड़े नहीं हो सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, वो भी पढ़ के आके सोचते हैं कि बाहर भाग जाए। तो हम तो चाहेंगे कि ये शहर बेहतर होगा। ये वो शहर है जो कराची, जो 67% रेवेन्यू दे रहा है, इसको वसाइल वो नहीं मिल रहे, इसके इश्यूज़ वो हैं। अगर इस शहर को हम सही प्लान करें तो ये 67 नहीं 170% टैक्स दे सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में। ये तमाम तर जो इदारे हैं, वो KDA हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, और जिन से आपको NOCs लेनी पड़ती हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिंध गवर्नमेंट है, उनसे कोई बात हुई है इस तमाम तर इशू पर? कोई 1 विंडो ऑपरेशन, कोई इस तरह का कोई डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने का कोई बात हुई है आपकी? डेफिनेटली। देखिए, जब थर्सडे को मीटिंग होती है, मैं ख़ुद भी होता हूँ उस मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठते हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की और चीज़ों की। लेकिन जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा दूर नहीं करेंगे और ये आउटसोर्स सिस्टम नहीं करेंगे, ये आउटसोर्स करने की ज़रूरत है। आपको जिनका स्टेक है उनको बिठाना पड़ेगा, उनको बिठा के उनको आपको आगे करना पड़ेगा, तो ये मसला हल होगा। अगर स्टेक होल्डर को आप पीछे रखेंगे और उसके ऊपर तलवार लगा के रखेंगे तो अब वो पैसे चलते ख़त्म ही नहीं होंगे फिर सिस्टम। फाइनली मैसेज रिगार्डिंग दिस इशू? सर, मेरी पूरे जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट साहब,
और हमारे चीफ जस्टिस साहब सबसे ये अपील है, सर इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें और इसको देखें ये लोगों के साथ जो भी कहीं भी अगर लीज डॉक्यूमेंट है और वो किसने दिया और किसने कौन ज़िम्मेदार है, और इन लोगों का जो थर्ड पार्टी रह रही है इनका कोई कसूर नहीं है। ये लोग अगर रोडों पे आ जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये एक अप्रूवल प्लान से मुताबिक बनी है, तो हमें ये देखना है कि इसको हम ज़ाया कर देंगे तो ये भी एसेट है इस पाकिस्तान का, इसमें इसकी कॉस्ट है। आज इसकी कॉस्ट पहले कुछ थी, आज कुछ और है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें अगर जिसकी भी गलती है उनको बताना चाहिए, ना कि इन लोगों पे हम आम आदमियों पे इफ़ेक्ट करें। वो कहीं के भी हो, गुजर नाले की अगर लीज़ है तो उनको पहले घर मिलना चाहिए, फिर उनको रोड पे निकालना चाहिए। ऐसा ना हो उनकी बच्चियाँ, उनकी बीवियाँ, उनकी फैमिलियाँ, माँ बाप बूढ़े कहाँ जाएंगे ये लोग। हमारा ये स्टेट का काम है ये सब, और स्टेट की पोजीशन आपके सामने है चीफ जस्टिस साहब, तो आप थोड़ा वो दें कि इन लोगों को हम रिलीफ कहाँ से दें और इनके लिए हम कैसे ये मोहब्बत करने की जगह पाकिस्तान से अगर रोडों पे होंगे तो नफ़रत हो जाएगी। इनके बच्चे वो पोजीशन में नहीं होंगे, एक डिफरेंस पैदा होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलाइजेशन कर रहे हैं। बहरिया टाउन हमने कर दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक बड़ी बिल्डिंग कर दी, हमने बनी गाला कर दिया, हम फार्म हाउसेस कर रहे हैं। तो इनको भी होना चाहिए, इनका राइट है। और आप प्लीज़ कंसिडर करें, आप हमारे बड़े हैं, इस शहर के बड़े हैं, हमारी बड़ी गुजारिश है आपसे कि आप बड़े हैं तो ये चीज़ों को देखें प्लीज़। लेट्स सेटल द प्रेसिडेंट इन लार्जर इंटरेस्ट। ये शेखानी साहब आबाद के जो साबिक सदर थे, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की नासला टावर के इलाके मकीनों से, उनके साथ साथ यहाँ के जो बिल्डर जिन्होंने बनाई है बिल्डिंग, और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी हमने गुफ्तगू की। प्रोग्राम में इलाके मकीनों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। उन लोगों का कहना है कि तमाम तर कानूनी चाराजोई की गई इस टावर को बनाने के लिए। अब इन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुअद्दबाना अपील की है कि इनके ग्रीवेंसेस को सुना जाए और इनके हक़ में फ़ैसला दिया जाए, इंसाफ किया जाए। यहाँ जिस बैनर के तले हम खड़े हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं, इसी बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग में 99 जो घर हैं आबाद हैं। अगर इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो 99 घर भी गिर जाएंगे। फ़ैसला आपको करना है। हकीकतें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। यहाँ के इलाके मकीनों के ग्रीवेंसेस भी रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लूप होल्स हैं वो भी दिखाए हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपनी टीम अब्दुल्ला बदर और मोहम्मद फैसल के साथ जो दीगर टेक्निकल टीम है, अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ, हमें दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को इजाज़त। किसी और मौजू के साथ अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।